नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 9 बज चुके हैं। 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हम हाजिर हैं। आपको 9 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए अपने बता दें आपको कि कौन कौन हमारे संवाददाता हमारे साथ रहने वाले, कहां कहां की अपडेट वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले बता दें कि लखनऊ से विवेक तिवारी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर बड़ी खबर पर उनकी नजर है उत्तर प्रदेश की सियासत में। इसके अलावा शुभम पांडे मुंबई से हमें बताएंगे कि कैसे आज वंदे भारत का आगाज जो है होने जा रहा है। पीएम मोदी कैसे हरी झंडी दिखा करके उसको रवाना करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ दीपक चौबे दिल्ली से रहेंगे और राजीव तिवारी भी दिल्ली से रहेंगे। नमित त्यागी आम आदमी पार्टी की हर हलचल पर नजर रखते हुए आम आदमी पार्टी से जुड़ी मेयर चुनाव को लेकर क्या अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे। इनके अलावा गौरव वासुदेव देहरादून से हमारे साथ रहेंगे। उत्तराखंड की सियासत में कैसी हलचल है, उत्तराखंड पहाड़ों से क्या खबर आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। इनके अलावा लोकेश नागर जयपुर से हमारे साथ रहेंगे। संजीव राय पटना से रहेंगे। साथ साथ अभिषेक विजय न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव रहेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले देखिए 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हम हाजिर हैं, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में आज से बड़ी खबर और अहम खबर उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज जो है वो होने जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज शुभारंभ जो है वो करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए GIS का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको हम बताएं कि समिट में कई देशों के प्रतिनिधि जो है वो हिस्सा लेंगे और इनके अलावा 3 दिनों में कुल 34 सत्र में विचार विमर्श किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को तेज गति देने के प्रयासों की कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में अपने विचार रखेंगे। इस समिट में कुल 34 सत्र होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे समिट में। कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश से आए हुए निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर और अपने देश में स्वागत करता हूं। उनके निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का, उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में जो निवेश होने की संकल्पनाएं हैं, जो उम्मीद दिख रही है, जो कमिटमेंट आ रहे हैं, जो MOU हो रहे हैं, उनको देखते हुए लग रहा है कि प्रदेश के सभी विकास के सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से निवेश होगा। उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, हमारे युवाओं को रोजगारी के अवसर ज़्यादातर प्रदान होंगे और हर तरह से ये निवेशकार और ये निवेश हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। मैं इस अवसर पर सभी निवेशकों को और उनके पीछे काम करने वाले हमारे सभी सरकारी संस्थाओं को, सरकारी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपको बता दें कि समिट में विशेष आकर्षण के केंद्र जो है वो रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल पीएम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ आज करेंगे अपने हाथों से, और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जो है वो समिट को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार समिट का, आपको कितनी खास तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो होने जा रहा है, इन्वेस्टर्स समिट ये होने जा रही है आज से उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, तैयारी काफ़ी दिनों पहले ही पूरी कर ली गई थी। और ये जो हमारे सामने आप मेट्रो नेटवर्क इन 5 सिटीज़, ये पंडाल देख रहे हैं, वाल्मीकि पंडाल इसको नाम दिया गया है। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यानी करीब 11 बजे के आसपास वो आएंगे और इनॉग्रेट करेंगे इस 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो
तैयारी की गई है। 14-15 देशों में लोग गए, यहाँ के डेलीगेट्स गए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव गए, पूरे देश में जगह जगह पर गए। 14,000 MOU साइन हुए हैं और जिसकी कुल वैल्यू अगर हम बात करें तो 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट के जरिए आना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की जो GDP है वो 23 लाख करोड़ के आसपास है और सिर्फ इस इन्वेस्टर समिट से 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है, जिससे 2 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर सरकार इस जो 14,000 MOU साइन किए गए हैं इसमें से 80-90% को भी ज़मीन पर उतार सकती है। सरकार का ये दावा है कि 80% जो MOUs हुए हैं उनको हम 1-1.5 साल में उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर ले आएंगे, यानी कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में 1 से 1.5 साल के अंदर इस इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उसके जरिए आना चाहिए। कुल मिलाकर के जो बेरोजगारी का मुद्दे की अगर हम बात करें, जिसे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, कहीं ना कहीं समिट के जरिए विपक्ष को भी ये मैसेज देने की कोशिश कि रोजगार की तरफ ध्यान है सरकार का। विवेक, बिल्कुल। और हम अगर फिगर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 20-21 लाख बताई जाती है और 2 करोड़ रोजगार के अवसर यहां से पैदा होने जा रहे हैं। तो सरकार की अपनी कोशिश पूरी है, लेकिन अब इसमें से कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना एग्जीक्यूट होता है, ये देखना होगा। लेकिन कोशिश सरकार अपनी तरफ से पूरी कर रही है। 14 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम बड़े उद्योगपति, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे वो टाटा के एन चंद्रशेखरन हो, वो सारे लोग आज यहाँ पर एक मंच पर होंगे और अपना स्पीच देंगे। 34 सेशन 3 दिनों में रखे गए हैं। अलग अलग सेक्टोरियल सेशन होंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अलग सेशन है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग सेशन है और इस तरह के जो तमाम सेक्टर है, MSME सेक्टर के लिए अलग सेशन है। 34 सेक्टर और उसमें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके अलग अलग सेशन होंगे, उनकी राय ली जाएगी, क्या परेशानियां हैं इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है और जाहिर बात है कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र बार बार किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। चलिए विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंबई की। बता दें आपको कि आज मुंबई को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। PM मोदी आज 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर आप तक हम पहुंचा दें कि आज मुंबई वासियों को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात जो है वो मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलेगी। शिरडी और सोलापुर जाना अब आसान होगा। तो अगर जो शिरडी जाना चाहते हैं, सोलापुर जाना चाहते हैं, उनके लिए अब सफर जो है आसान हो जाएगा, राह उनके लिए आसान हो जाएगी। तो PM मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो PM मोदी का 1 दिवसीय मुंबई दौरा है और इस दौरे के दौरान वंदे भारत की 2 ट्रेनों को सौगात जो है वो देने जा रहे हैं PM मोदी। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत कराइए, सीधा रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके। शुभम, आज शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। PM मोदी का 1 दिवसीय दौरा है मुंबई का, और क्या कुछ खास तैयारी मुंबई में देखने को मिल रही है और खासतौर पर मुंबई वासी जो है वो कितने उत्साहित? बिल्कुल, देखिए नीरज जी, 1 ही महीने के अंदर ये दूसरी बार PM मोदी का मुंबई दौरा। इससे पहले 19 जनवरी के दिन PM मोदी मुंबई दौरे पर आए, तब 2 नई मेट्रो लाइनें का शुभारंभ किया था मुंबई वासियों को। फिर आज 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं वो मुंबई वासियों को सौंपेंगे। पहली जो ट्रेन है वो मुंबई से साईनगर शिरडी जाएगी, दूसरी जो है मुंबई के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जाएगी। देखिए, जिस तरीके से 2 वंदे भारत ट्रेन अगर ये शुरू हो जाएगी आप आज हरी झंडी दिखाने के बाद, तो कहीं न कहीं इससे जो शिरडी जाते हैं खासतौर पर के लिए बहुत आसान हो जाएगा सफर करना एक साथ दूसरे साथ। इसके अलावा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो पर्यटन स्थल है, जिसके अलावा जो घाट से है, खसारा घाट, वहाँ पर भी जाने की फायदे है। तो ऐसे में ये 2 ट्रेन शुरू हो जाएंगे। शुभम, कितने बजे तक PM मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे? कितने बजे PM मोदी जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे इन ट्रेनों को? इस बारे में, मोदी जी के कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी? देखिए, दोपहर 3:30 बजे का समय रखा गया है जो मुंबई से साईनगर सिटी ट्रेन को वंदे भारत से रवाना कर दोपहर 3 बजे के आसपास PM मोदी मुंबई पहुंच जाएंगे। उसके अलावा
मुंबई में 2 प्रोजेक्ट, जो एक मुंबई सांताक्रूज से चेंबूर का जो लिंक रोड है उसे उद्घाटन करें। उसके अलावा मुंबई के कुरार विलास में एक बाईपास सड़क बनी है जो अंडर सर्वे बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात, आज मुंबई के मरोल इलाके में अरबी कम्युनिटी के जो प्रोग्राम है वहां पर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और शायद जानकारी मिली कि आज वो मंच भी साझा कर सकते हैं। देखिए, पहली बार पीएम मोदी किसी मुस्लिम कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे और जिस तरह के कुछ दिन पहले उन्होंने संसदीय कमेटी में कहा था कि आप हमारे जो मुस्लिम समाज में जो हमारी छवि है उसे सुधारने की कोशिश की जाए, शायद यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बेड़ा उठा लिया है और आज मुंबई के मरोल इलाके में एक अरबी कम्युनिटी का जो हॉल है उसका उद्घाटन करेंगे और मंच साझा करेंगे। ये पीएम मोदी का आज ये मुंबई दौरा है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उनके साथ शामिल होंगे। तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि शिरडी और सोलापुर का जो सफर है वो अब शुभम आसान हो जाएगा। तो पहले कितने वक्त में ये दूरी तय होती थी, किस तरीके से आसान होगा, जरा थोड़ी रोशनी डालिए हमारे दर्शकों के लिए, कितना आसान उनके लिए सफर होने वाला है और कैसे हो ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल मीरा जी, अगर शिरडी की बात करें तो अमूमन जो लोग भक्तगण है जो साईं बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो वो ट्रेन की बजाय बाय रोड जाना पसंद करते थे, क्योंकि ट्रेन से स्टेशन से उतरने के बाद भी बहुत दूरी उनको साधने करते थे। ऐसे में वंदे भारत जब शुरू हो जाएगी बहुत कम घंटे में, महज 3 से 3.5 घंटे में आपको शिरडी साईनगर पहुंचा देकर वहां से आप लोकल साधनों का उपयोग करके शिरडी साईं बाबा की दुकान है, मंदिर है, वहां जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो फेयर रखा गया 550 रुपए, अमूमन बसों की बात करें तो 500 से 1000 रुपए के फेयर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी फेयर 550 रुपए रखते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों को सहूलियत मिल जाएगी और जो सफर जो होगा यात्रियों का, प्रवासियों का, जो अपने गंतव्य स्थान जाना चाहिए उनका समय बचेगा और साथ ही साथ पैसे की बचत होगी। इसी वजह से समय की बचत होगी और सुविधाओं से लैस होकर के अपने सफर को तय कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हर अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा में बजट पर चर्चा की। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में बजट चर्चा पर जवाब दे सकती है निर्मला सीतारमण। बड़ी खबर, वित्त मंत्री आज लोकसभा में जवाब जो है वो दे सकती है। शाम 6 बजे लोकसभा में बजट चर्चा पर जवाब दे सकती है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 14 फरवरी को खत्म होगा। सीतारमण ने 1 फरवरी को 2023 और 24 का बजट जो था वो पेश किया था और अब अहम खबर ये कि आज 6 बजे लोकसभा में बजट पर चर्चा पर आपको बता दें कि आज जवाब जो है वो दे सकती हैं। 14 फरवरी को खत्म होगा पहला चरण। सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था और आज लोकसभा में बजट चर्चा पर वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जो जवाब दे सकती है। तो वित्त मंत्री आज लोकसभा में जवाब दे सकती है। देखना होगा कि 6 बजे का टाइम कहा जा रहा है कि 6 बजे वित्त मंत्री आएंगी और आकर के वो शाम 6 बजे बजट चर्चा पर जवाब दे सकती है। तो जब वो आएंगी तो क्या कुछ वो कहेंगी, क्योंकि जो सरकार है वो बजट को उम्मीदों पर खरा उतरने वाली बजट करार दे रही है, लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। वो कई चीजों का जिक्र इस बजट में कर रहा है कि कई चीजों को नहीं छुआ गया है, कुछ चीजों में कटौती की गई है, कुछ जगह से बजट को बिल्कुल गायब कर दिया गया है और इस बार बजट में कई चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र तक नहीं किया गया है। तो अब देखना होगा, 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन आज शाम 6 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट चर्चा पर जवाब दे सकती है। शाम 6 बजे की ये खबर जो है वो आ रही है कि आज शाम 6 बजे बजट चर्चा पर जवाब देंगी निर्मला सीतारमण। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, खबर ये आ रही है कि आज शाम 6 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे सकती है बजट चर्चा पर, क्या अपडेट? जी देखिए निदा, बिल्कुल सही कहा आपने और करीब 6 बजे की बात हो रही कि वो लोकसभा में वो चर्चा में शामिल होंगी और बताएंगे किस तरीके से, हालांकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है और वो चाहता है कि जो अडानी ग्रुप को लेकर जो लगातार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर खुद प्रधानमंत्री बोले और क्योंकि अब आज खुद निर्मला सीतारमण बोलेंगे, वित्त मंत्री है देश की, तो हंगामे तो होंगे ही और लगातार चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर विपक्ष लगातार एकवट है और वो लगातार चाहता है कि वो इस पर चर्चा हो। हालांकि जब भी बात आती है कि वित्त मंत्री बोले
के लिए तो देखना ये होगा कि जब वित्त मंत्री बोलेंगे तो क्या अडानी पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं उस पर वो बोलती हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो विपक्ष के बड़े बड़े इस मुद्दे पर बोलने के लिए इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किया जा रहा था दीपक, और 2 दिन सबने इसी उम्मीद में कि राज्यसभा में बोलेंगे तो शायद कुछ कहेंगे, लोकसभा में बोलेंगे तो शायद कुछ कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-1 घंटे से ज्यादा के वक्त लिया, टाइम लिया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को छुआ तक नहीं। विपक्ष लगातार इसी बात पर अड़ा हुआ है, तो ऐसे में लग रहा है कि वित्त मंत्री आएंगी तो वो बातचीत करेंगी। जी बिल्कुल, देखिए और कल भी आपने जिस तरीके से देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे तो बिना नाम लिए उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कह दिया कि देश मुझे पसंद करता है, और चाहे वो नेहरू जी का भी नाम ले, कि जब नेहरू जी आप इच्छा करते हैं कि नेहरू जी का हम नाम ले तो आप अपने सर ने क्यों नहीं लगाते हो। हालांकि उन्होंने सीधा प्रहार अगर कहा इसके पीछे जो विपक्ष ने तर्क दिया वो ये दिया कि नेहरू का जो सरनेम है वो इससे नहीं लग सकता क्योंकि आपको याद होगा कि राजीव गांधी से शादी हुई, नेहरू की बेटी की, और जब शादी हुई तो गांधी का सरनेम वहां से आगे बढ़ा। बच्चों का नाम, बच्चों का सरनेम, राहुल गांधी के साथ गांधी, प्रियंका गांधी के साथ गांधी, सोनिया गांधी के साथ गांधी, जाहिर सी बात है कि वो नाम बच्चे की सरनेम से आगे बढ़ा। चलिए हम उम्मीद करें इन सब बातों को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो हंगामा हो रहा है दीपक, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है, वो चाहता है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, सबसे बड़ी बात की इन सब मुद्दों को छोड़ करके विपक्ष भी सिर्फ और सिर्फ अडानी समूह को लेकर के बातचीत करना चाहता है, उस पर जवाब चाहता है। तो अब देखना ही होगा कि जब आज शाम 6 बजे लोकसभा में बजट चर्चा पर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलेंगी तो अभी तक 2 दिन तक जो दीपक हमने सुना, हमने देखा राज्यसभा में, लोकसभा में, हर कोई ये कह रहा है कि वो संसद की कार्रवाई कम और एक वो चुनावी भाषण के तौर पर ज्यादा पीएम मोदी वहां पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, उन्होंने सरकार का बखान किया, उन्होंने सब कुछ, यहां तक कि कुल मिलाकर के पार्टी या बीजेपी इसका जिक्र नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पे, उनकी जुबान पे एक ही नाम था, वो था मोदी मोदी मोदी। मतलब एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, सब कुछ चला रहा है, कोई टीम वर्क नहीं है, कोई पार्टी वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज जब निर्मला सीतारमण आएंगी तो उनसे उम्मीद ये की जाए कि वो जो मुद्दों पर विपक्ष जवाब चाहता है उस पर जवाब देंगी, या फिर वो भी आज सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी भाषण देकर के चली जाएंगी, सरकार की उपलब्धियों का बखान करके चली जाएंगी। जी बिल्कुल निदा, और अगर बात की जाए तो देश की जनता भी ये चाहती है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम को बोले तो जब बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा। तो जो लगातार जो एक लोगों के गलत फहमी है, चाहे वो एसबीआई को लेकर या फिर एलआईसी को लेकर, जिसमें एलआईसी का चाहे वो गरीब तबका हो, जो निचले तबका हो, वो एक उम्मीद से एलआईसी में पैसा लगाता है कि अगर भगवान ना करे उसे कभी जिंदगी में कुछ हो जाए तो उसके परिवार की रक्षा है वो एलआईसी करे। और एलआईसी जिस तरीके से लगातार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसका जो एलआईसी का जो पैसा डूबने के कगार पे है, उसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोले। और उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदें हैं कि निर्मला सीतारमण जब आएगी, देश के वित्त मंत्री हैं, वो कुछ बोले। हालांकि देखिए लगातार अगर बात, बिल्कुल ठीक है दीपक, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो है वो आ रही है आपको बता दें कि श्री हरिकोटा आपको लिए चलते हैं। देखिए किस तरीके से और on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचकयान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 US-7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. Plus 1 minute. Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतरित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ। On your TV screens,
the simulation of the flight. The separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो, प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited. First stage separated. 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been. तो इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया है और आप देखिए इसरो का सबसे छोटा रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग आज़ादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता हुआ ये रॉकेट आपको दिखा रहे हैं कि सबसे छोटा रॉकेट है ये। दिन के उजाले में भी इसकी चमक जो है वो दूर तक नजर आ रही है। तो आज़ादी सैटेलाइट 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है। इसरो का ये सबसे छोटा रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए देखिए ये जो है सबसे छोटा, लेकिन अभी तक इस पर कड़ी नज़र जो है वो रखी जा रही है। पूरा जो परीक्षण हुआ है वो सफल परीक्षण हुआ है, कामयाब लॉन्चिंग हुई है। तो इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो आज़ादी सैटेलाइट 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। बता दें कि आज़ादी सैटेलाइट 2.0 लॉन्च किया गया है। तो सबसे छोटा रॉकेट है ये जिसको इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। SSLV D2 का दूसरा संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। आज़ादी सैटेलाइट 2.0 की लॉन्चिंग हुई है, सफलतापूर्वक की लॉन्चिंग हुई है। सबसे छोटा ये रॉकेट है SSLV D2 जिसको आज लॉन्च किया गया है। SSLV D2 का दूसरा ये संस्करण है जिसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग जो है वो की गई है। सबसे छोटा ये रॉकेट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। SSLV D2 का दूसरा संस्करण है ये। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सफलतापूर्वक लॉन्चिंग इसकी हो गई है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये किस तरीके से आप देखिए आज़ादी का आकर्षण दिखाता हुआ ये रॉकेट जो है वो नजर आ रहा है। दूर तक जहाँ तक जा रहा है रॉकेट अपनी रोशनी, अपनी चमक दिन के उजाले में भी बिखेरता हुआ जा रहा है। तो आज़ादी सैटेलाइट 2.0 को जो है लॉन्च हो चुका है। SSLV D2 का दूसरा संस्करण है ये जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया है। तो सबसे छोटा रॉकेट है ये। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, अब अडानी समूह का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बता दें आपको कि आज इस मामले में अहम सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला मामला और अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बता दें आपको कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिका पर यह सुनवाई होनी है। CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ जो है वो सुनवाई करेगी। फर्जी लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर का आरोप जो है वो लगा है अडानी समूह पर। कंपनियों के शेयर की कीमतों में भी लगातार भारी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। भारत के जाने माने उद्योगपति हैं गौतम अडानी, जिनके समूह को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज अहम सुनवाई होगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच के सामने इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मामले में दर्ज अन्य याचिकाओं के साथ उनकी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि तिवारी ने जनहित याचिका में बड़े कारोबारी घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन की अप्रूवल पॉलिसी की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति बनाने की भी मांग की है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजीव तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, कितने बजे आज ये सुनवाई होनी है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अडानी ग्रुप को लेकर के हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जिस तरह से अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यू गिर गया और लगातार शेयर मार्केट जो था वो डाउन हो गया, उसके तो एक तरह से जो अफरा तफरी की स्थिति बन गई और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। इस मैटर को आज सुप्रीम कोर्ट में जो है एडवोकेट विशाल तिवारी ने जो है जनहित याचिका दायर किया था, जिस पे आज सुनवाई होनी है। इसमें मांग की गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की टीम बना करके, कमेटी बना करके इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं अडानी
ग्रुप के शेयर मार्केट डाउन होने से जिस तरह से लगातार आम नागरिक का एक तरह से आम नागरिकों पर जो प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे इस मैटर पे जो है सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या होता है, क्या कमेटी गठित होती है, उसके बाद जांच की मांग किया है बड़ी जोरदार तरीके से एडवोकेट विशाल तिवारी ने। उनका कहना है कि लगातार देखा जाए तो यह हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद देश की छवि खराब हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, शेयर मार्केट में या बिजनेस मार्केट में। तो ऐसे में इसकी जाँच होनी चाहिए कि कैसे निवेश हुआ, क्या कहाँ पे क्या गलत है। साथ ही हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उसमें क्या खामियां हैं। तो पूरे प्रकरण पे आज सुनवाई है, इसमें याचिका पे सुनवाई है। जी राजीव, लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, तो सरकार की तरफ से सदन के अंदर ये बात कही गई कि हमें किसी भी बाहर की रिपोर्ट पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमें अपने यहाँ के संसाधनों पर विश्वास होना चाहिए, हम आंख मूंदकर किसी भी रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर सकते। ऐसे में वो सरकार जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो इस मुद्दे पे बोले, सामने आए, चर्चा करें, बात रखें, अपनी बात कहें, लेकिन सब तरफ चुप्पी है। लेकिन ये जरूर कह दिया जाता है कि किसी बाहर की रिपोर्ट पर हम यकीन नहीं करेंगे, आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या उस रिपोर्ट के हवाले से जो रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की बात कही गई है याचिका में, या फिर सबसे पहले जो अडानी के जितने निवेशकों का पैसा लिया, जितने बैंकों से लिया, आरबीआई ने जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की, उसको लेकर के याचिका में बात कही गई है? देखिए, जो विशाल तिवारी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें यह कहा गया है कि अडानी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू डाउन हुआ है, लोगों का शेयर जो गिरा है, लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक हवाला दिया गया है कि देश की छवि खराब हुई है, उद्योगपति की छवि खराब हुई है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है इसको रिटायर्ड जज की कमेटी से जो है जांच कराई जाए, उसके बाद ही जो है बात सामने आएगी। तो अब आज याचिका पे सुनवाई के बाद क्या अगला स्टेप होता है कोर्ट का, यह देखना होगा। जी चलिए ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज दरअसल जो मामला है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आज इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली के मेयर चुनाव की। मेयर चुनाव को लेकर एमसीडी का दिल्ली सरकार को प्रस्ताव, बता दें कि 16 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। एमसीडी के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार की सहमति जो है वो नजर आई। बता दें कि मेयर चुनाव को लेकर 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो 16 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव जो है वो भेजा जा चुका है और एमसीडी के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार ने भी सहमति अपनी जता दी है। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति जो है वो नजर आ रही है। तो मेयर चुनाव को लेकर हालांकि 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने का प्रस्ताव जो था वो दिल्ली सरकार को भेजा गया, आम आदमी पार्टी को भेजा गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया और 16 फरवरी को चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार ने सहमति भी दे दी है। इसके और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का। नमित, जिस तरीके से अब एक बार फिर से 13 फरवरी को दिल्ली मेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन अब 16 फरवरी वो तारीख जब कहा यह जा रहा है कि जो प्रस्ताव भेजा गया चुनाव कराने का उसे दिल्ली सरकार की भी सहमति मिल गई, तो कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा पिछली बार की तरह कि 16 फरवरी आ गई तो 13 फरवरी को जो याचिका डाली गई है उसको फिर से वापस ले लिया जाए? देखिए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि निदा इसमें दो बातें समझने वाली है। पहला ये कि कल देर शाम जो घटनाक्रम हुआ, पहले उसको दर्शकों को समझाना बेहद 2 तारीख दी गई थी, 13 फरवरी और 14 फरवरी, जिसके बाद एमसीडी की तरफ से नई जो प्रस्ताव भेजा गया वो 16 फरवरी को भेजा गया और उसमें तर्क ये दिया गया कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से 13 फरवरी और 14 फरवरी तारीख दी गई थी वो नहीं हो सकती, क्योंकि 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। इसलिए एमसीडी की तरफ से 16 फरवरी का जो प्रस्ताव था वो दिल्ली सरकार को भेजा गया। दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस पर मंजूरी दे दी गई और आज उस प्रस्ताव को एलजी को भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर 13 फरवरी को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में वो 2 मामलों पर होनी है। पहला ये कि जो तीनों चुनाव एक साथ कराने की मांग पीठासीन अधिकारी ने रखी थी, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देगा या नहीं। दूसरा ये कि जो एल्डरमैन है क्या उनको वोट देने का अधिकार है, क्योंकि ये जो याचिका डाली गई है इसमें ये नहीं कहा गया है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएं, इसमें ये कहा गया है कि जो संविधान चुनाव कराए जाएं, यानी कि
यानी कि जो एल्डरमैन है, क्या उनको मेयर की वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देगा या नहीं, और तीनों चुनाव यानी कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं नहीं, इन दो मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो आखिरी सुनवाई हुई थी, परसों सुनवाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी के कमिश्नर और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और साथ ही साथ एलजी चारों को ही एक नोटिस जो है वो तलब किया था, और सोमवार को उस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। यानी कि सोमवार को चारों ही पक्ष अपने नोटिस का जवाब जो है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर नमित कहा जा सकता है कि 16 फरवरी के दिन की जो रूपरेखा है वो 13 फरवरी की जो सुनवाई होगी वो तय करेगी, क्योंकि अगर उनमें वो बातें जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती है, पक्ष में जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी के पक्ष में जाए या आम आदमी की पार्टी के पक्ष में जाए, 16 तारीख को भी हंगामे के आसार तो है नमित। देखिए, ये डिपेंड करता है निदा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट, जो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा कह रही हैं कि एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार है, क्योंकि 2016 के हाईकोर्ट का जो हवाला है वो बीजेपी दे रही है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट सहमति जताता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या तीनों चुनाव को एक साथ कराने की बात कहता है? अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट एग्री होता है तो फिर आम आदमी पार्टी हंगामा करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि एल्डरमैन वोटिंग के मेयर में हिस्सा ले, और ना ही जो आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि तीनों चुनाव एक साथ कराए जाए, क्योंकि लगातार ये इतिहास में रहा है कि पहले पीठासीन अधिकारी मेयर का चुनाव कराती है और फिर मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका चुनाव कराती है। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो एक्ट में लिखा है, जो संविधान में लिखा है, उसके अनुसार ही मेयर की वोटिंग कराई जाए। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसे भी देखा गया नमित बहुत से केसेस में कि अगर कोई बात कहीं उलझन का विषय बन रही है या कोई बात अगर अटक रही है, लटक रही है, तो कोर्ट जो है खुद से संज्ञान लेता है, उसको दुरुस्त करता है, और बाकी जो भी दूसरा पक्ष ऐसा होता है उसको फटकार भी लगाई जाती है कि आप ऐसा मत कीजिए, संविधान की दुहाई देते देते आप संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए। लेकिन ऐसे में जो हमने अभी तक देखा, अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक का इतिहास रहा है एमसीडी में, जो बीजेपी चाहती है वो नहीं हुआ है, तो फिर इस बार क्यों ना ऐसा हो कि कोर्ट खुद से अगर संज्ञान ले ले तो ये मसला जो है यहीं दब जाए, खत्म हो जाए और दिल्ली को अपना एक नया मेयर मिल जाए। देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, एलजी, इनको भी नोटिस थमाया है, और इसमें नोटिस का जवाब पूछा गया है कि आप किस आधार पर तीनों चुनाव को एक साथ कराने की बात कह रहे हैं, या फिर आप किस आधार पर जो एल्डरमैन है उनको वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब चारों पक्ष अपना जवाब तलब करेंगे, सोमवार को जवाब अपना दाखिल करेंगे, उसमें देखना होगा कि एलजी और पीठासीन अधिकारी की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं और उन तर्कों से सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत होता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है नमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब नई तारीख 16 फरवरी मिल गई है, अब देखना होगा कि 16 तारीख को भी दिल्ली को मेयर मिलता है या फिर दिल्ली बिना मेयर के ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाले बजट की। बता दें आपको कि आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश होगा। सीएम अशोक गहलोत 11 बजे बजट पेश करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि आज राजस्थान विधानसभा में बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जो है वो 11 बजे बजट पेश करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पंचवर्षीय कार्यकाल का अंतिम बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा, और इस बजट को बचत, राहत और बढ़त की थीम जो है वो दी गई है। तो बजट को बचत, राहत और बढ़त की थीम इस बार दी गई है। राजस्थान में आज बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। तो विधानसभा में आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश होगा। सीएम अशोक गहलोत 11 बजे बजट पेश करेंगे। तो अहम खबर, देखना होगा कि जब बजट आएगा राजस्थान का तो कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखा गया, किस वर्ग का खास ध्यान रखा गया। हालांकि इस बजट को बचत, राहत और बढ़त की थीम दी जा रही है, यानी इस बजट से आपकी बचत भी होगी, इस बजट से आपको राहत भी मिलेगी और इस बजट से आप आगे भी बढ़ेंगे। जो थीम दी गई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। तो सीएम अशोक गहलोत 11 बजे पेश करेंगे पंचवर्षीय कार्यकाल का ये अंतिम बजट है जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे, सीएम अशोक गहलोत आज बजट पेश करने जा रहे हैं। कि हम बात कर रहे हैं जहां पर सीएम अशोक गहलोत 11 बजे बजट पेश करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज भागलपुर दौरा है। कुप्पा घाट में निवास के लोकार्पण में वो शामिल होंगे और बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से समारोह का आयोजन होगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो कुप्पा घाट में महर्षि मेहंदी आश्रम के परिसर में स्थित सदगुरु निवास के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और किशोर कुमार भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे कुप्पा घाट में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख के भागलपुर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। Z+ की टीम ने सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। तो बाबा रामदेव और किशोर कुणाल भी इसमें शामिल होंगे। बता दें आपको कि भागवत के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुबह 11 बजे से समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है जिनका आज भागलपुर दौरा है। बता दें आपको कि कुप्पा घाट में निवास के लोकार्पण में शामिल होंगे आज मोहन भागवत। इनके अलावा बाबा रामदेव यहाँ पर पहुंचेंगे। बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे सहयोगी संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, और क्या कुछ खास कार्यक्रम है मोहन भागवत का? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अब से कुछ देर के बाद यानी कि 11 साढ़े 11 में वो भागलपुर पहुंच जाएंगे। तो मोहन भागवत और बाबा रामदेव पहुंच रहे हैं। महर्षि मेही आश्रम है, इसका आज लोकार्पण होना है और इस कार्यक्रम में किशोर कुणाल भी मौजूद रहेंगे, जो पटना के हनुमान मंदिर के एक तरह से कहिए कि सर्वे सर्वा है। और कई सारे संत साधुओं को आमंत्रित किया गया है। जो हमें जानकारी पूरी मिली है कि पूरी तरह से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। गंगा नदी या भागलपुर जो शहर है वो पूरे गंगा के किनारे बसा हुआ है और इस आश्रम का जो लोकार्पण है इसके साथ साथ कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें जो सुरक्षा कड़ी है वो बिल्कुल कड़ी की गई है। किसी को भी, जो भी लोग वहां जाएंगे, जिनको आगंतुकों को जो पास किया गया है उनको एक एक कर चेकिंग होगी उनकी। और कुछ सीमित लोगों को वहां बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया, कई स्टेट से लोग आ रहे हैं। तो अब से कुछ देर के बाद बाबा रामदेव और मोहन भागवत दोनों ही उस जगह पर मौजूद होंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कार्यक्रम है बिहार में आज। और इसके साथ साथ ये देखना होगा कि आज इस मौके पर बाबा रामदेव के साथ मोहन भागवत क्या कुछ कहते हैं। तो अभी तक की जानकारी यही है कि 11:30 तक वो पहुंचेंगे। उसके बाद जो है जो तय कार्यक्रम, उस तय कार्यक्रम में कई सारे कार्यक्रम के साथ साथ जो और भी कार्यक्रम है उसका वो उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। जी ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज मोहन भागवत पहुंच रहे हैं, साथ में बाबा रामदेव भी यहाँ पर पहुंचेंगे। दोनों जब साथ में आएंगे तो देखना होगा कि क्या किसी तरह का कोई संबोधन भी होगा, मीडिया से बातचीत करेंगे या फिर कैसे अपनी बात बाबा रामदेव रखेंगे और साथ ही साथ मोहन भागवत भी अपनी बात रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुर्की और सीरिया की। तुर्की सीरिया में भूकंप से त्रासदी जो है वो लगातार देखी जा रही है। रोजाना मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच चुका है। तुर्की ने 17,000 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक कर दी है। सीरिया में 3,000 से ज्यादा जानें जो है वो जा चुकी है। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रभावित है। तो राहत बचाव का काम जो है वो लगातार जारी है। कई देशों के राहत बचाव दल जो है वो मदद में जुटे हुए हैं। लोगों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से भयंकर त्रासदी हुई है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, उस त्रासदी की तस्वीरें आप देखिए कि दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं। 21,000 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा ऐसा है अभी जो मौत के गाल में समा चुका है, यानी 21,000 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। अकेले अगर हम तुर्की की बात करें तो अकेले तुर्की में ही 17,000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि तुर्की के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कर दी है। तो वहीं सीरिया के बचाव दल के मुताबिक अब तक 3,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। वहीं लगातार मरने वालों का आंकड़ा जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। लगातार हर दिन इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है और आपको बता दें कि दोनों देशों की सरकार के हाथ पैर जो है वो इस आंकड़े ने फुला दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहले ही लोगों को वक्त पर राहत न पहुंचा पाने की गलती मान चुके हैं। वहीं सीरिया में भी हालात जो है वो लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं। लोगों के लिए राहत बचाव का सामान और खाने पीने की चीजें मुहैया कराने में खासी दिक्कत आ रही है। दुनिया भर से दोनों देशों को मदद के हाथ जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो कई देश ऐसे हैं जो मदद को आगे आए हैं।
खुद भारत भी लगातार मदद कर रहा है। 6 विमानों की खेप जो है वहां पहुंचाई गई है, 6 विमानों के जरिए वहां पर राहत का सामान पहुंचाया गया है और टीमें पहुंचाई जा रही हैं जो लगातार वहां पर मदद कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मरने वालों का आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है वो बहुत हैरान करने वाला है। तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही है, रोजाना मरने वालों की संख्या जो है बढ़ रही है, मरने वालों का आंकड़ा जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा अभी तक 21,000 के पार पहुंच चुका है और अभी भी ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तुर्की ने 17,000 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है कि अकेले तुर्की की हम बात करें 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया में 3,000 से ज्यादा अभी तक जाने जो है वो जा चुकी है। 30,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और न जाने कितने लोग ऐसे हैं अभी जो मलबे में दबे हुए हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इस भूकंप से आई तबाही की वजह से प्रभावित हैं। बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। राहत बचाव का काम जो है वो लगातार जारी है क्योंकि जो टीम है वो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है कि कैसे भी मलबे से अगर कोई जिंदगी सही सलामत है उसको बाहर निकाला जा सके। कई देश ऐसे हैं जो राहत बचाव दल में मदद में जो है वो जुटे हुए हैं। खुद भारत भी उनमें से एक देश है जो लगातार मदद कर रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों को बचाने की कोशिश, लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार वहां पर जारी है। तो रोजाना मरने वालों का आंकड़ा जब बढ़ रहा है तो तुर्की और सीरिया दोनों ही सरकारों की मुसीबत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दोनों के लिए ये चिंता का विषय है। मेरे सहयोगी अभिषेक विजय इस वक्त सीधा न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से तूफान आया, भारी तबाही के निशान छोड़ के चला गया, लेकिन अफसोस के अभी भी मलबे में से जो शव है वो बरामद किए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यही वजह है कि तुर्की और सीरिया सरकारों की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि आंकड़ा बहुत ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल निदा, देखिए जिस टाइम में भूकंप आया और उसके बाद जो तीव्रता रही उसकी वजह से ये तो आशंका थी कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है और जब मौत का आंकड़ा करीब 8,000 के आसपास पहुंचा था निदा, उस समय WHO की तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि मौत का आंकड़ा जो है इससे 4 गुना ज्यादा हो सकता है। और आज की स्थिति में अगर हम देखें तो मौत का आंकड़ा लगभग 3 गुना पहुंच चुका है, यानी 8,000 से लेकर के अगर 3 गुना हम करें तो 24,000 होता है और अभी तक जो जानकारी है 21,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अकेले तुर्की में तो 17,000 की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा 3 से 4,000 के करीब जो है मौत का आंकड़ा पहुंच रहा है सीरिया में। तो अब मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये चिंता की बात भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हर रोज भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी तीव्रता जरूर कम है जिसकी वजह से नुकसान तो नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों के जहन में डर है। जो तस्वीरें आ रही। हाँ अभिषेक, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। दरअसल भूकंप के बाद सीरिया ने भारतीयों से आर्थिक मदद जो है वो मांगी है क्योंकि भूकंप के बाद सीरिया जो है वो पूरा टूट चुका है और अब सीरिया ने भी भारतीयों से आर्थिक मदद मांगी है। भारत में सीरियाई दूतावास ने आपको बताया कि भारतीयों से दान करने की बाकायदा अपील की है। चिकित्सीय उपकरण और दवाइयों की मदद जो है वो मांगी जा रही है सीरिया की तरफ से। साथ ही साथ कंबल, गर्म कपड़े और टेंट की भी जरूरत जो है वो बताई है। तो दिल्ली के वसंत विहार स्थित सीरियाई दूतावास है यहाँ पर, जहां पर आपको बता दें कि दूतावास में मदद पहुंचाने की अपील जो है वो की जा रही है। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, अभी तक देखिए भारत जिस तरीके से तुर्की के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा था, लेकिन अब भारत की तरफ जब भी किसी देश में मुसीबत आती है वो इसलिए आंखें गाड़ कर देखते हैं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कभी मुश्किल वक्त में अपने दुश्मन को भी अकेला नहीं छोड़ता। और यही वजह है, तुर्की को हमें भूलना नहीं होगा कि भारत के खिलाफ वो कैसे खड़ा था एक टाइम में, लेकिन भारत फिर भी अभी दोस्ताना रिश्ता निभा रहा है क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। और अब सीरिया से भी ये बड़ी खबर कि भारत से मदद की अपील की है। निदा, देखिए एक भारतीय के लिए सबसे पहले मानवीयता है। हम कहते हैं कि दुश्मन को भी अगर जरूरत हो तो हम पानी पिला देते हैं। बिल्कुल। तो हम उस संस्कृति वाले लोग हैं और सीरिया को मदद मांगने की भी जरूरत नहीं। भारत सरकार की तरफ से पहले ही सोचा जा रहा है। तुर्की की तक तो मदद पहुंचाई जा चुकी है और समय रहते सीरिया में भी मदद पहुंचाई ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है और भारत ये कहता ही है कि हम दुश्मनों के लिए, ठीक है दुश्मनी अलग बात होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम आपके साथ खड़े हैं। और नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है तो भारत पूरी दुनिया के साथ खड़ा है। बिल्कुल, और इंसानियत भी यही कहती है कि बेशक आप अच्छे वक्त में किसी का साथ मत दीजिए, लेकिन बुरे वक्त में आप उसके साथ जरूर खड़े होइए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हालात बहुत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।